हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। जो समझौता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, और पूना पैक्ट के बाद ही कहा जाएगा कि दलितों को चाहे राजनीतिक स्तर पे हो या सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। इससे पहले उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो पूना पैक्ट का डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा पीछे से बात करते हैं। जैसे 1909 का जो अधिनियम आया था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार यह प्रावधान मुस्लिमों के लिए किया गया था कि उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित किया गया था, यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड उनको प्रदान किया गया था। इसमें व्यवस्था किया गया था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होंगे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। फिर उसके बाद जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके अंतर्गत सिख, ईसाई, जो भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए सीट का व्यवस्था किया पृथक निर्वाचन के आधार पे। और जो भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, इसका कार्य प्रणाली देखा जाएगा कि क्या इसकी खासियत है, कमियां हैं, और उसके आधार पे जो अगला भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाएगा उसमें सुधार किया जाएगा और उसको और बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था मजबूत किया जाएगा, ये था। और ऐसे भी देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन अधिनियम लाती थी तो 10 वर्ष बाद उसकी समीक्षा करते ही थे। अब है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, तो उसकी समीक्षा 1929 में होनी थी, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में इलेक्शन था तो उसको देखते हुए 1927 में ही कमीशन का गठन किया गया, जिसे रॉयल कमीशन यानी कि साइमन कमीशन भी कहते हैं। और जब साइमन कमीशन का गठन किया गया तो भारत में उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, और विरोध होने का कारण सिंपल था कि उसमें कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं शामिल थे। और भारतीयों का कहना था कि चूँकि कमेटी भारत के संदर्भ में बन रही है, इसलिए भारतीयों को शामिल करना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए कि भारत के लोग समस्या को सही से पहचानते हैं, जानते हैं, और उसका निराकरण भी सही ढंग से कर पाएंगे। और साइमन कमीशन का विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जैसे ही साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेगा तो एक राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल बुलाया जाएगा, और वहाँ पे भारतीयों को समान स्तर पे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और अब भारतीय अपना पक्ष रख सकते हैं। अब हम साइमन कमीशन का थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। साइमन इसलिए कि साइमन कमीशन जब अपना कार्य करता और रिपोर्ट सबमिट करने के बीच में भारत के विभिन्न संगठनों ने अपनी बात रखी दलितों के विचार कि दलितों को जो आरक्षण चाहिए वो किस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दलितों के अगर 18 संगठन कहा जाता कि मिले थे साइमन कमीशन से, तो 18 में 16 जो संगठन थे उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। जिस तरह से मुस्लिम को मिला, सिख को मिला, ईसाइयों को मिला था, उस तरह से ही मांग की। और लेकिन यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू में साइमन कमीशन को एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी, उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की थी, यानी कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की थी। ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसलिए कि इसके बाद जो अंबेडकर हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र पे बात करते हैं। तो देखने वाला बात है कि ये आखिर मूव कैसे होता है। इसके अलावा कुछ और भी संगठन थे, जैसे मद्रास द्रविड़ महाजन सभा, उन्होंने बात रखी कि नॉमिनेशन के आधार पे डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। फिर बॉम्बे प्रोविंशियल जो था, उन्होंने यानी कि नॉन ब्राह्मण पार्टी के सदस्यों ने सेपरेट इलेक्टोरेट और विथ रिजर्वेशन की मांग की थी दलितों के लिए। फिर अगर मुस्लिमों के हक की बात की जाए तो मुस्लिमों ने अपने लिए जो है सिंध का विभाजन का बात कहा था, और कहा था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सेपरेट इलेक्टोरेट और फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने वाले प्रांत उनमें उनको अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कि मुसलमानों को मिले। तो इस तरह से देखते हैं कि जो वर्ग हैं उन दलितों के लिए किस तरह से मांग करते हैं, और साथ में मुस्लिम भी अपने लिए किस तरह से मांग करते हैं। फिर इसी में आगे है कि जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट पेश करती है साइमन कमीशन को, और भी जो प्रांतीय क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं साइमन कमीशन को। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं उससे असंतुष्ट रहते हैं, और अपना एक अलग पत्र भेजते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन को। फिर है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर का एक बार और एग्जामिनेशन होता है, तो उस एग्जामिनेशन में यानी कि बयान का ले जाता है। उस बयान में वो 4 बातों को उठाते हैं, और 4 बातों में देखा जाए तो पहला इस बात पे जोर देते हैं कि जो मुंबई से काट कर कर्नाटक को अलग करने का बात चल रहा है, तो उसके वो अगेंस्ट बात करते हैं, इसके पक्ष में वो नहीं रहते हैं। कहते हैं कि जो
कर्नाटक का विभाजन है, अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में विभाजन बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग को कॉमन नेशनलिटी पे ध्यान देना चाहिए, ये अम्बेडकर का कहना है। फिर है कि जो सिंध प्रांत का डिवीज़न है वो उसके पक्ष में भी नहीं रहते हैं, यानी कि जो मुस्लिमों का मांग था, और उन्होंने कहा कि जो ये मुस्लिम मांग कर रहे हैं तो जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है वो धार्मिक आधार पे उसको राजनीतिक बहुसंख्यक में बदलना चाहते हैं, ये अम्बेडकर का कहना था। फिर तक जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए मांग की गई थी तो वे उसके लिए मतलब उस पक्ष में भी अम्बेडकर नहीं थे। और चौथी बात है कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के बारे में बात कही गई थी तो अम्बेडकर ने कहा था कि देयर शुड बी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेपरेट क्लास, लेकिन टेरिटोरियल इलेक्टोरेट क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये दो एक्सट्रीम है, देयर आर टू एक्सट्रीम है, इसलिए दोनों को नज़रअंदाज करना चाहिए। वह मांग करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन से कुछ भी कम अपर्याप्त होगा और इससे ज़्यादा किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक सरकार के गठन में बाधा होगा। साइमन कमीशन में डॉक्टर अंबेडकर और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों का चर्चा यहाँ पे करना से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि वो दलितों के रिजर्वेशन से लेकर वो बात नहीं कही गई थी, वो है कि शासन व्यवस्था से लेकर बात कहा गया था, जिसको यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है। फिर है कि राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल 1 का आयोजन होता है, जैसे साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंप देती है उसके बाद। और जैसे कांग्रेस ने पहले ही लाहौर डिक्लेरेशन में कह दिया था कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगी जो पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हालांकि दूसरा में कांग्रेस ने गया पार्टिसिपेट की थी। अब है कि यहाँ पे जो पहला कॉन्फ्रेंस आयोजन हो रहा है तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो अंबेडकर हैं वो भाषण में क्या कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जो गोलमेज सम्मेलन 1 हो रहा है उसमें कहते हैं कि जो भारत का पूरा जनसंख्या है उसका 1/5वां भाग है, उसका हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और जो ये जो जनसंख्या है यूरोप का, ब्रिटेन और फ्रांस का जनसंख्या से भी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी स्थिति है वो बद से बदतर है, ये कहते हैं। और कहते हैं कि जो भारत में जो अस्पृश्य समाज है वो भी सरकार को बदलना चाहता है, ये बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं, कहें कि ब्रिटिश सरकार से पहले जो वहाँ का जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब थी, हमें तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं थे, कहीं भी मंदिर या सार्वजनिक जगह पे जाने के लिए हमें अलाउ नहीं था, हमारे साथ भेदभाव होता था। फिर है कि जो सेना में बहाली होती थी उसमें हम नहीं जा सकते हैं, इस तरह से बहुत सी बात कहते हैं। और फिर एक सवाल ब्रिटिश सरकार पे उठाते हैं कि 150 के जो शासन चला ब्रिटिश सरकार ने, उसने भी डिप्रेस क्लास पे जो जुर्म हो रहा है उसके उत्थान के लिए कोई काम किया है क्या, कोई अफर्मेटिव एक्शन लिया है क्या। और अंबेडकर इसी में आया कहते हैं कि पूंजीपति जो वर्ग है वो यहाँ का जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जमींदार जो है किसानों को खून पी रहे हैं, चूस रहे हैं, इस तरह से बात करते हैं अंबेडकर। फिर कहते हैं आगे कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसी जाति विशेष के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए काम करे, वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा चाहते हैं कि मिले, लेकिन उसमें यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको क्या मिल रहा है, ये अम्बेडकर कहते हैं। फिर कहते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार बने जो कोई फैसला लेने में अगर समाज के हित के लिए हो तो उसमें डरे नहीं, और उसे पता होना चाहिए कि किस हद तक उसे समर्थन मिलेगा और किस हद तक विरोध मिलेगा, एक डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो सम्मेलन 1 था गोलमेज, वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही गोलमेज सम्मेलन 1 संपन्न होता है उसके बाद 9 कमेटी का गठन किया जाता है। तो 9 कमेटी में से 8 कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर को शामिल किया जाता है, जिसमें से अल्पसंख्यक वर्ग का जो मुद्दा था उसमें भी उनको शामिल किया जाता है। उसके जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी था उसके सदस्य अम्बेडकर नहीं थे। अम्बेडकर के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि कैसे डिप्रेस्ड क्लास को सुरक्षा देने के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। फिर अम्बेडकर ने कहा कि हमने राउंड टेबल कमेटी के मेन थे उसको हमने एक पूरा मसौदा तैयार कर दिया, और रिपोर्ट का जो नाम दिया था उन्होंने कि अ स्कीम ऑफ पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेज इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंडिया। और इसमें बहुत सारे प्रावधान उन्होंने सुझाए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि इक्वल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स की बात उन्होंने कहे थे कि कानून के सामने सब नागरिक बराबर होंगे और सब नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होंगे। फिर उन्होंने कहा था कि अपनी इच्छा से अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे, कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि
अगर डिप्रेस क्लास के किसी का उत्पीड़न होता है तो वह जो स्वर्ण हिंदू होते हैं उसका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार बाइकआउट कर देते हैं, और इससे बड़ा घातक हथियार कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए वो पनिशमेंट का बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है दलितों के खिलाफ तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, वो भी लॉ के अनुसार। फिर है कि वो रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव में, विधानमंडल में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो, और खासकर सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व का बात करते हैं अम्बेडकर। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो मुस्लिम समुदाय को 10 साल के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने का फैसला मतलब अपनी बात करते हैं, और कहते हैं कि 10 साल के बाद उनको ये आज़ादी हो कि क्या वे ज्वाइंट इलेक्टोरेट में जाना पसंद करेंगे या फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्वेशन। और जहाँ तक अस्पृश्यों का सवाल है, एक कंडीशन उनके लिए 20 साल हो, और 20 वर्ष के बाद अस्पृश्यों को ये अधिकार हो कि वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, ज्वाइंट में जाना चाहते हैं या सेपरेट में रहना चाहते हैं। लेकिन ज्वाइंट में तब तक प्रावधान न किया जाए जब तक कि वयस्क मताधिकार का अधिकार न मिल जाए लोगों को। फिर कहते हैं कि केंद्र प्रांत के स्तर पर सिविल सेवा का गठन हो और इन सेवाओं में सभी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये बात अम्बेडकर कहते हैं। ये जो 9 समितियां थी अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और उसके बाद है कि गोलमेज सम्मेलन 2 शुरू होता है, और गोलमेज सम्मेलन 2 में गांधी जी भाग लेते हैं। अब है कि गांधी जी कहते हैं कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको कि 3 तरफ से विरोध किया जाता है। दलितों के जो प्रतिनिधित्व अम्बेडकर की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, और जो राजे रजवाड़े हैं। ये सम्मेलन भी असफल ही रहता है, लेकिन 2-4 बिंदुओं पे इसको उठाकर संपन्न किया था। जैसे कि जो मुस्लिम का मांग था सिंध प्रांत का गठन किया जाए, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का, इस पे होता है। फिर एक भारतीय सलाहकारी परिषद बनाने की बात होती है। फिर 3 विशेषज्ञ समिति बनती है, वित्त को लेकर, मताधिकार को, राज्य संबंधी प्रस्ताव को लेकर। फिर है कि कहा जाता है कि यदि भारतीय सहमति न हो सके तो सर्वसम्मति सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होगी, और इस पे जो रैमजे मैकडोनाल्ड एक मेमोरेंडम पत्र जारी करते हैं और सभी का साइन भी लेते हैं, जिसपे गांधी जी भी साइन करते हैं। क्योंकि भारतीय सर्वसम्मति से कम्युनल अवार्ड पे सहमति नहीं हुआ है, तो जो ब्रिटिश सरकार फैसला लेगी वो सबके लिए मान्य होगा, ये था। अब है कि 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कम्युनल अवार्ड को सर्वसम्मति से पारित कर देती है। अब जैसे ये भारत में आता है तो फिर अम्बेडकर इस बारे में लिखते हैं और अपनी बात कहते हैं कि ये जो कम्युनल अवार्ड घोषणा किया गया है तो उसमें सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है, और इसको लेकर वो संतुष्टि जाहिर नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो दलितों के लिए सीट प्रावधान किया गया वो बहुत कम है, हालांकि वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किया गया था, संयुक्त पे नहीं किया था। तो ये कहीं ना कहीं इसे सब सही मान रहे थे अम्बेडकर भी। फिर है कि जो पंजाब के क्षेत्र का बात किया तो पंजाब में दलितों के लिए कोई सीट नहीं दिया गया था, इसको लेकर भी काफी नाराजगी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि चूंकि उत्तर भारत में दलितों की स्थिति पंजाब में काफी अच्छी है, इस तरह से उनकी जो दावेदारी और काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर है कि जो गांधी जी हैं इसके लेकर भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं को बांटने वाला है, इसे आत्मघाती कदम बताते हैं, और कहते हैं कि मैं इसे मतलब कि इसको रोकने के लिए आमरण अनशन करूंगा, अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, ये है। और फिर गांधी जी 20 सितंबर को यरवदा जेल में आमरण मतलब अनशन स्टार्ट करते हैं, और अनशन करते हैं तो फिर अंबेडकर पे एक दबाव पड़ता है, और अंबेडकर के घर के सामने भी काफी प्रदर्शन होते हैं, जिससे कारण अंबेडकर दबाव में आते हैं और गांधी जी से मिलने यरवदा जेल में जाते हैं। वहीं गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जो है मौजूद रहते हैं, और भी लोग मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे है कि एक चीज़ और बात हम कर देना चाहते हैं कि जो अंग्रेजों ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था जो दलितों के लिए, वो सिर्फ प्रांतीय स्तर पे था, केंद्रीय स्तर के लिए बात नहीं किया गया था। उनका मानना था कि पहले प्रांतीय स्तर पर सहमति बन जाए फिर केंद्रीय स्तर की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो पूना पैक्ट होता है उसमें जो ब्रिटिश सरकार ने 71 सीट दिया था, यहाँ पे बढ़ा करके 147 सीट कर दिया जाता है, और जो 147 सीट किया जाता है उसमें है कि मद्रास और बंगाल में 30-30 सीट दलितों को दिया जाता है। फिर है कि मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीट, बिहार एवं उड़ीसा में 18 सीट, और सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 60 सीट दलितों को सुरक्षित किया जाता है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित किया जाता है, और कांग्रेस यह भी स्वीकार करती है कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर है कि अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। ये पूना पैक्ट का प्रारूप है। अगर पूना पैक्ट का प्रभाव दलितों पे देखें कि क्या पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि जो पूना पैक्ट का प्रभाव है वो दलितों पे अच्छा नहीं हुआ। उनके जो अंधकार युग था उसको जारी रखा और दलितों के एक सिर्फ एजेंट के रूप में देखा गया। जो स्वर्ण हिंदू थे उन्हें मतलब कि जहाँ पे दलितों के लिए सीट आरक्षित था वो उसे एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसे खड़ा करते थे और उसे जितवाने के सारे प्रबंध किए जाते थे। जो दलितों की स्थिति थी वो सुधार नहीं हो रहा था, मतलब जस का तस था। तो कहा जाता था कि जो दलित वर्ग थे और अम्बेडकर थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मतलब मांग पे अपनी अडिग नहीं रहे और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र को जो मांग लिए वो उसे एक थोड़ा भूल के रूप में देखा जाता है। एक था और कहा जाता कि समानता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय आधारित समाज पे एक कहीं ना कहीं लगाम मतलब कि लग गया। वो जो चार थे वो मिल नहीं पाया, ये था। फिर यह कि संयुक्त निर्वाचक वर्ग और इसका दलितों पर क्या प्रभाव देखा गया, तो इसमें कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति ने स्पष्ट रूप से खुला रूप से कहा कि भारत सरकार का जो अधिनियम के अंतर्गत जो चुनावों का अनुभव है उसका सिद्ध करता है कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था ने विधानमंडलों में अपने वास्तविक और जो उसका प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था अनुसूचित जातियों को वंचित रखा है। और है कि जो वास्तविक अधिकार जो मिला वो नहीं मिल पाया और हिंदू जो बहुसंख्यक उसका हाथ का कठपुतली बन गया है। और इसने ये भी रिकमेंडेशन किया कि जो संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था है आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की और इसके स्थान पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू करने को कहा। और इसके बाद से कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग और पूना पैक्ट को समाप्त करने की मांग 1947 तक जारी रहा।